Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to revise poem number 2, Granny's Tree Climbing. This poem is written by Ruskin Bond and I know that you all had enjoyed reading this poem. Okay, did you like the poem? Yes, I know you liked it very much. Granny's Tree Climbing एक अनकन्वेंशनल सी पोएम है जो कि एक नॉर्मल सी पोएम नहीं है, बहुत ही अलग टाइप की पोएम है. ग्रैनी जो है दादी माँ, वो ट्री क्लाइंबिंग करती है इस पोएम में. सो एज वी हैव रेड दिस पोएम एंड वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, दिस टाइम वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल read about the poem. Introduction. Granny's Tree Climbing is a humorous poem. बड़ी ही हंसाने वाली पोएम है about the poet's childish as well as childlike grandmother. पोएट की ग्रैंडमदर के बारे में है जो कि चाइल्डिश भी है और चाइल्ड लाइक भी है. चाइल्डिश होना एक नेगेटिव ट्रेट होता है, बचकानी हरकतें करना, मतलब जो दूसरों को अच्छी नहीं लगती ऐसी हरकतें करने वाले, और चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसी हरकतें जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है. ओके, तो नेगेटिव ट्रेट और पॉजिटिव ट्रेट दोनों को चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक बोलते हैं. तो पोएट की ग्रैनी चाइल्डिश भी है और चाइल्ड लाइक भी है. Who refused to act in the traditional graceful manner a grown up woman is supposed to behave. और वो ऐसी ग्रैंडमदर है जिसने ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल मैनर में ग्रो अप होना रिफ्यूज कर दिया, और जैसे कि ओल्ड एज की विमेन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें ग्रेसफुल तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से ही अपनी ओल्ड एज में एंटर करना चाहिए, बट दिस ग्रैंडमदर रिफ्यूज्ड. हर लव फॉर चाइल्डिश एंटिक्स is a constant cause of worry for the entire family. Childish antics means बच्चों जैसी, एंटिक्स यहाँ पर है अपनी जिद पूरी करवाना, हरकतें करना. ओके, वो परिवार वालों के लिए, पूरे परिवार के लिए एक कॉज ऑफ वरी है और कांस्टेंट है. लगातार वो टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं दादी को कुछ हो ना जाए. बट अ सोर्स ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट फॉर द रीडर्स. और जो इस पोएम को पढ़ते हैं वो बहुत ही अम्यूज्ड होते हैं, बहुत मन ही मन हंसते हैं इन सारी हरकतों को देखकर और पढ़ के. लेट अस सी द समरी. द पोएट्स ग्रैंडमदर हैड एन अनयूजुअल गिफ्ट फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज. अनयूजुअल गिफ्ट था क्लाइंबिंग ट्रीज के लिए. अनयूजुअल गिफ्ट मीन्स एक असाधारण क्वालिटी थी उनके अंदर फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज. शी क्लाइंब्ड ट्रीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन नो टाइम. बिना ज्यादा समय लिए वो अलग अलग टाइप के पेड़ों पे चढ़ जाती थी. एंड दिस शी डिड इवन एट द एज ऑफ 62. और 62 ईयर्स ओल्ड होने के बाद भी वो इस काम को बड़े अच्छे से कर लेती थी, ट्री क्लाइंबिंग अच्छे से कर लेती थी. Since childhood, she felt more comfortable in a tree than in a lift. बचपन से ही, लिफ्ट में बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, लेकिन ग्रैनी जो थी बचपन से ही पेड़ पर चढ़ के ज्यादा खुश होती थी. Her family members disapproved of this habit and told her to grow old gracefully. Disapproved means did not like. उनकी इस हैबिट को लाइक नहीं करते थे और उनको ग्रेसफुली ओल्ड होने के लिए बोलते थे कि आपकी उम्र ज्यादा बढ़ रही है तो आप ग्रेसफुली बुजुर्ग होइए ना. लेकिन the grandmother laughed off this suggestion, saying that she didn't mind growing old disgracefully. और वो ये कह के हंस के टाल देती थी, ये कह देती थी कि मैं तो डिसग्रेसफुली ही ओल्ड हो जाऊंगी. बट आई विल नॉट स्टॉप क्लाइंबिंग ट्रीज. She had learned the art of tree climbing at the age of 6 from her brother, and it was never given up by her. At the age of 6, जब वो सिर्फ 6 years old थी, तब ये सीखा था ट्री क्लाइंबिंग अपने ब्रदर से, और कभी भी इस हैबिट को छोड़ा नहीं. Her loved ones feared that someday she would fall off a tree and hurt herself. और उसके जो लव्ड वंस मीन्स प्रियजन, जो उसकी फैमिली के मेंबर्स जो उनको प्यार करते थे, उन्हें डर था कि किसी दिन वो फॉल ऑफ अ ट्री, एक पेड़ से, ऑफ मीन्स नीचे,
गिर जाएंगी। एंड हर्ट हरसेल्फ, और अपने आप को चोट लगवा लेंगी और उन्हें चोट लग जाएगी। हाउएवर देयर फियर वॉज belied मीन्स प्रूव्ड रॉन्ग। लाई होता है झूठ बोलना, झूठा निकला उनका डर। belied मीन्स प्रूव्ड रॉन्ग। Their fear was proved wrong. Rather than falling, she was trapped in a tree and was unable to get down. गिरी नहीं, वो गिरने की बजाय एक दिन पेड़ के ऊपर ही फंसी रह गई। पेड़ के ऊपर चढ़ तो गई लेकिन उतर नहीं पाई। She was somehow taken down the tree. किसी तरह से उनको पेड़ से नीचे उतारा गया। The strain made her feel unwell. Strain, टेंशन। ओके, पेड़ पे फंस गई और उनको टेंशन हो गई कि अब कैसे उतरूं, तो इससे वो अनवेल हो गई, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। क्या तबीयत खराब हो सकती है? हो सकता है उनका बेचारी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, ओके, या टेम्परेचर डाउन हो गया हो। तो घबराहट में घबरा जाते हैं ना, तो वो भी अनवेल कंडीशन हो जाती है, वो बीमार हो गई। एंड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, सजेस्ट किया 1 वीक्स पीसफुल बेड रेस्ट, की शांति से 1 हफ्ते के लिए बेड पर ही रेस्ट करें, पेड़ों पर चढ़ने का काम, चलने फिरने का काम ना करें। द फैमिली वॉज रिलीव्ड, फैमिली मेंबर्स को चैन की सांस आई, राहत की सांस ली। बट द ग्रैनी स्पेंट दिस 1 वीक इन ग्रेट रेस्टलेसनेस, परिवार वाले तो बिल्कुल ही राहत में आ गए, चैन की सांस ली उन्होंने, लेकिन बेचारी ग्रैनी बेचैन होकर इस 1 हफ्ते को गुजार रही थी। द प्लेजेंट वेदर आउटसाइड टेम्प्टेड हर ऑल द मोर, और बाहर जो इतना अच्छा सा मौसम था, प्लेजेंट, बहुत खुशनुमा मौसम था, जिसपे कि जैसे मौसम में पेड़ों पे चढ़ने में उनको बहुत आनंद आता था, तो वो मौसम देख के बेचारी ललचाती रहती थी हर टाइम, और ज्यादा उनको लालच होता था कि मैं पेड़ों पे कब चढ़ना दोबारा से शुरू करूंगी। द मोमेंट शी वॉज अ बिट बेटर, जरा सी जब वो ठीक फील कर रही थी, शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट स्टे इन द बेड एंड आस्क्ड हर सन फॉर अ ट्री टॉप हाउस, और जैसे ही थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं बेड पे और रेस्ट नहीं करूंगी, और अपने बेटे को कहा कि मेरे लिए एक ट्री टॉप हाउस बना दो, मैं पेड़ पर ही रहूंगी। कौन है ये उनका बेटा? पोएट के फादर, ओके, ग्रैनी का बेटा जो है, ग्रैनी जो है पोएट की ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर का सन कौन हुआ? पोएट के फादर। द ओबीडियंट सन promised to build it for her, और उनका बेटा बहुत ही ओबीडियंट था, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला था, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपनी मदर के लिए ट्री टॉप हाउस बना देंगे। ही सून कंप्लीटेड द हाउस विद द पोएट्स असिस्टेंस, पोएट की हेल्प लेके उन्होंने बहुत जल्दी ही पेड़ पर घर बनाने का काम कर दिया। देयर आफ्टर, इसके बाद, ग्रैनी शिफ्टेड टू दिस हाउस, और ग्रैनी इस घर में शिफ्ट हो गई, अपना सामान लेके इस घर में ही रहने लगी, पेड़ के ऊपर बने हुए घर में। शी स्टार्टेड लिविंग देयर वेरी हैप्पीली एंड शी वॉज सर्व्ड शेरी, शेरी इज अ काइंड ऑफ वाइन, वो वहां हैप्पीली रहने लगी और उनको शेरी सर्व की जाती थी बाय द ग्रैंड चाइल्ड इन दिस न्यू हाउस। ग्रैंड चाइल्ड कौन है? पोएट रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड उनको शेरी सर्व करते थे, उनके लिए शेरी जो एक ड्रिंक है वो लेके जाते थे उनके ट्री टॉप हाउस में। शी शेयर्ड इट विद हिम एंड ड्रैंक इट विद अ ग्रेट स्टाइल, और वो पोएट के साथ शेरी शेयर करती थी, दोनों बैठ के पीते थे, और इसको बहुत ही स्टाइल में बैठ के पीते थे, बड़ी शान से। एंड प्रोटेक्टेड हर राइट टू लिव इन अ ट्री, और वो सोचती थी कि पेड़ों पे रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उस अधिकार को वो इस तरह से एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करती थी। ओके, नाउ सी द लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। पोएम की लाइंस दी होती हैं 4 लाइंस, और उनमें आपको ढूंढना है, बताना है कि 3rd लाइन में, 2nd लाइन में, जहां पे भी वो पोएटिक डिवाइस है, कौन सी पोएटिक डिवाइस, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, personification. Personification is the practice of attributing human qualities, character or personality to inanimate things or non-human creatures such that they appear to be living human beings.
पर्सोनिफिकेशन ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज को नॉन ह्यूमंस में या क्रीचर्स में शो किया जाता है। जो चीजें निर्जीव हैं उनको सजीव व्यक्तियों की तरह से बिहेव करते हुए शो किया जाता है। द पोएट हैज मेड यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम इन द फॉलोइंग लाइन्स, और इन लाइन्स में पर्सोनिफिकेशन का यूज है। अब देखिए, वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स, यहां पर विस्पर्ड आ गया वर्ड, धीरे से कान में कुछ कहना। तो धीरे से कान में कहने का काम हवा कर सकती है या ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स ही बोल सकते हैं ना, किसी के कान में कोई बात कहनी है। तो यहाँ पे ब्रीज को बताया गया है कि ब्रीज धीरे से उसके कान में समर सीजन और डांसिंग लीव्स के बारे में बात करती थी। तो यहाँ इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सी पोएटिक डिवाइस है, सिमिली। सिमिली क्या होती है? इन अ सिमिली a comparison between two distinctly different things is indicated by the word like or as। दो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजों में सिमिलैरिटी कंपैरिजन शो किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, और तुलना करने के लिए like या as जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, like a brief season in hell, इस लाइन में like वर्ड यूज हुआ है। एक ब्रीफ सीजन, नरक में ब्रीफ सीजन की तरह से, के समान। तो लाइक वर्ड जहां पे आ जाए और आगे कोई वर्ड्स दिए हों जिसमें कंपैरिजन शो हो रहा हो, दैट इज सिमिली। नेक्स्ट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अनुप्रास। ओके, एलिटरेशन इज द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। जब पोएम की लाइन के वर्ड्स लिखे हुए हैं एक सीक्वेंस में, और उसमें हर एक जो 2-3 वर्ड्स ऐसे हों जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड ए ई आई ओ यू से अलग कोई और जो है, ठीक है, प से साउंड हो सकती है, ब से हो सकती है, ट, ड, च, इस तरह के वर्ड्स वाली साउंड जब रिपीटेडली यूज की गई हो, एक ही लाइन में स्पेलिंग का पहला पहला अक्षर सेम यूज किया जा रहा हो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में, ओके, ओनली व्हेन द recurrent sound occurs in a conspicuous position at the beginning of a word or of a stressed syllable within a word। और ये beginning of the word पे भी हो सकती है, और या फिर बीच में भी किसी ना किसी लेटर में, स्पेलिंग में सेम जैसी चीजें रिपीट हो रही हो, उसको एलिटरेशन बोलते हैं। सी द एग्जाम्पल, ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली। यहां पर देखिए, ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, ग साउंड रिपीट हो रही है 3 बार। ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, जहां जहां स्ट्रेस दिया जा रहा है लाइन में वर्ड्स पे, वहां ये साउंड रिपीट हो रही है। ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, जी साउंड इज occurs repeatedly। Next, she sits there in states and drinks sherry with me। यहां पर साउंड रिपीट हो रही है, she sits there in state and drinks sherry with me। ओके, तो ये रिपीटेड साउंड्स जब हैं, दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन। एंड नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज राइम। राइम refers to the similarity or sameness of the last vowel sound in a word with all speech sounds following it। लास्ट में, पोएम के लास्ट की लाइंस में, हर एक लाइन के लास्ट में जब एक वर्ड है और उससे मिलता जुलता नेक्स्ट लाइन में अगर राइम करता हुआ कोई वर्ड है, सेम लय वाला वर्ड है, तो उसको राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोएम के एक लाइन के लास्ट में से है और अगली लाइन के लास्ट में डे है, से डे, तो ये मैच करते हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। मेजर, प्लेजर, रफ, पफ, इनकी स्पेलिंग्स बेशक डिफरेंट हो लेकिन बोलने में सेम जैसी साउंड आती है लास्ट में, तो ये आपके राइम का एग्जाम्पल है। सो द लास्ट साउंड, लास्ट
words of the lines, if they are matching, they are rhyming, then it is rhyme. Okay. कई बार ये आपकी आई राइम भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे तो से और डे मैच कर रहे हैं, मेजर प्लेजर, रफ पफ, और कई बार क्या होता है स्पेलिंग अलग होती है बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में जैसे सपोज विंड वर्ड दिया है एक लाइन में और अगले में बिहाइंड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो विंड और बिहाइंड ये आई राइम बोली जाती है कि देखने में आई एन डी दोनों में आ रहा है, इसको आई राइम भी बोलते हैं। देखने में सिमिलैरिटी लगती है, IRHYME, आई राइम मीन्स ये देखने में राइमिंग लगते हैं, और ये बोलने में विंड और बिहाइंड सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन आई राइम इसको हम कह सकते हैं। तो दैट इज राइम। दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। ओके, और इस पोएम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं राइमिंग वर्ड्स के? वाई हाई, यू टू, गिफ्ट लिफ्ट, टोल्ड ओल्ड, एग्री ट्री, ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, that's all for today's video. Thank you for watching the video.